चलिए जी, तो पिछले वीडियोज़ में हम लोग 9.6 एक्सरसाइज का 1 से 10 तक के प्रश्नों को देखे थे और इस वीडियोज़ में हम लोग 11 से 19 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पता ही है 11 से वहाँ पे 1 से लेके 12 तक के जो प्रश्न दिए गए थे उसमें आपको सब में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड से, वो अपने आप लगेगा ही और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब पता है इसमें क्या करना है आपको, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में इसको चेंज करना है, फिर वहां से p और q सिलेक्ट करना है, फिर if फाइंड करना है, फिर सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला पे बिठा देना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे dy/dx कैसे हम लोगों को निकले। तो परेशान नहीं होना यहाँ पे। यहाँ से देखिए, तो अगर हम y dx को यहीं रखें, इसको इस साइड कर देते हैं अगर, तो -x - y² इंटू dy हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम dy/dx यहाँ अगर हम निकालेंगे तो इसको बटा में करना पड़ेगा और ये बटा में आ जाएगा, तो नीचे दो पद हो जाएंगे, तो फिर ये उस फॉर्मेट पर नहीं आ पाएगा जो हमारा मानक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है। यहाँ पे क्या करना होगा, हमें dx बटा में dy करना होगा, तभी जाकर के ये इस फॉर्म में आ पाएगा। देखिएगा आपके सामने मैं ले आऊँगा, ठीक, इस फॉर्मेट में आ पाएगा। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दे dx बटा में dy, ये इधर बटा में आ जाए तो ऊपर दो पद रहेगा, तो आराम से हम ब्रैकेट कर सकेंगे ना, ये समझना है आपको। बटा में y करेंगे और ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब देखिए इस फॉर्मेट में ये आ रहा है ना dx/dy, तो यहाँ पे हमको चाहिए x इंटू p और यहाँ पे q, यानी कि जब भी मैंने कहा बार बार 10 नंबर प्रश्न भी आप देखे होंगे उसी जैसा ये है। मैं टिक कर दिया कि इसको देखेंगे स्पेशली इसको देखना है विशेष रूप से, इसलिए ध्यान से देखना है कि अगर यहाँ पर y के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन दिया है, मतलब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर ये p और q y का ही फंक्शन होना चाहिए। यानी जो y का फंक्शन होगा वही इस साइड ले आएंगे, बाकी जो बचेगा उसको उसी तरफ छोड़ देंगे। चलिए अभी आपके सामने वो आएगा फॉर्म, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो dx बटा में dy, इसको अगर हम अलग अलग कर दें, ब्रैकेट कर दें, तो y² बटा में y माइनस x बटा में y होगा। ये तो y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, dx बटा में dy इज इक्वल टू y माइनस x बटा में y। अब इधर कौन सा ले आया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये ले आया जाए या ये ले आया जाए। आपको पता है कि हाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y वाला जो फंक्शन होगा, यानी y के साथ जैसे px था ना, x भी होना चाहिए, वो वाला पद इधर आना चाहिए। यानी dx बटा में dy ये इस साइड अगर आ जाए तो ये हो जाएगा x बटा में y इज इक्वल टू y। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे दिखेगा। ये इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ क्या, अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में है तो ये फंक्शन y का होना चाहिए और वहाँ पे x भी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। लिखा जाएगा कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द टाइप, किस टाइप का, तो आपको वो टाइप दिखाना होगा कि जैसे दो टाइप है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, दोनों में से जो टाइप रहेगा उस टाइप को आपको लिखना है। ऑफ द टाइप, ये है dx बटा dy वाला, तो dx बटा dy होगा तो यहाँ पर px होना चाहिए इज इक्वल टू q। ठीक है, x के साथ जो होगा वो p होगा और वही वो p जो है ना वो p या तो p और q y, अगर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो p और q या तो y का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, तो अच्छी बात है। वेयर p के जगह पे क्या है 1/y एंड q के जगह पे क्या है y। जैसे ही p और q निकल जाए तो इसलिए, या अब जो भी लिखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या है, इंटीग्रेशन का साइन p इंटू, अब देखिए यहाँ y के रिस्पेक्ट में करना सब जगह, तो dy लिखेंगे। इंटीग्रेशन का साइन 1/y है ना p का मान, इंटू dy, तो e 1/x का log x होता है, तो 1/y का क्या होगा log y, और मैंने आपको बता दिया है कि e log x होता है तो x होता है, इसे e log y है तो y होगा। ठीक, ये इक्वेशन हो जाएगा कितना, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, जहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे।
जब इतना कर दिया तो सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या लिखना है, चलिए वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला है कि देयरफॉर कर दीजिएगा, ठीक है। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई, अब देखिए यहाँ y के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ फंक्शन x का होना चाहिए, ठीक है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ लिखिएगा, q इंटू आई एफ, ठीक है। और जो कि y के रिस्पेक्ट में था तो dy प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह पे x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका y आ गया है तो y लिख देंगे, इज इक्वल टू q का वैल्यू, आपका q का वैल्यू क्या है, y ही है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y ही है, ये तो अच्छी बात है, इंटू डी वाई प्लस सी। इसको तो बहुत आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक। ये हो गया x इंटू वाई, ये वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक्स वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई 3/3 एक्स टू द पावर n के फॉर्मूला पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ y है बटा में भेज सकते हैं, नहीं तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है, चाहे तो आप y है तो कट जाएगा कुछ, तो x इज इक्वल टू कर दीजिएगा, y इधर बटा में भेज देंगे अगर, तो वाई क्यू बटा में 3y प्लस सी बटा में y से एक y कैंसिल, इसलिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी, y इन्वर्स हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो यही आपका आंसर दे रहा है शायद एनसीईआरटी में। हेंस तो पता ही है, हम एक बार लिख देते हैं, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल solution of the given linear differential equation, ठीक है। दिए गए रैखिक अवकल समीकरण का अभिष्ट सामान्य रूप यही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, चलिए जी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी उसी टाइप का है। अब देखिए, अगर डी वाई बाई डी एक्स नहीं रहे और इसको हम डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो होता है उसको हम भेजते हैं ना उधर साइड में, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए, जो है उसे डिवाइड कीजिए। अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये इधर जाएगा, बटा में आएगा ना, इस प्रकार से आप समझो बड़ी मेरी बात को, डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं रखना है, तो यहाँ पर x प्लस 3y स्क्वायर है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इससे सब जगह डिवाइड कर देंगे, या ऐसा कहें कि इसको बटा से हम लोग इधर भेज देंगे, गुना से बटा में एक ही बात हुआ, तो डिवाइड करेंगे। इतना परेशान कर देता है सब ना इसी टाइम पे, दिमाग खराब, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स है तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करें या इसको बटा में भेज दें, दोनों बात समझो। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, जैसे समझो, नहीं तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा। मान लो ये दिया हुआ है तो हम दोनों तरफ इससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 3y के होल स्क्वायर से, इधर भी डिवाइड करेंगे x प्लस 3y के होल स्क्वायर से, होगा कि नहीं। तो अगर डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा ना, बात वही हुआ, यानी कि आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बटा में x प्लस 3y का होल स्क्वायर, बात समझो। तो ये बटा में ही तो गया, तो ऐसे कहें या इस प्रकार से कहें कि इससे दोनों तरफ भाग देने पर, या ऐसे हम चुपचाप इसको बटा गुना से बटा में भेज दे, तो दोनों में से कोई अंतर नहीं है, वो अपने अपने कहने का एक तरीका है। दूसरी बात ध्यान से समझो, मेरे जो समझाने का कारण है कि अगर हम इससे करते हैं तो ये इस फॉर्मेट पर नहीं बिठ पाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म पे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये देखिए ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, आप इसको ब्रैकेट नहीं कर पाओगे, इसलिए ये मजबूरियां हो जाती हैं कि इस प्रकार से ना करके इसको हमें डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाना पड़ता है। ऐसे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये ऊपर में 2 हो रहेगा तो ब्रैकेट कर पाएंगे। देखिए कैसे, समझ रहे हैं ना, कारण 10 नंबर से ही ये सब स्टार्ट हो रहा है। 10 नंबर में भी ऐसे ही कंडीशन दिए गए थे, वहां पे भी हमको ऐसे ही सोचना पड़ा। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं ना, ये उलट देते हैं। उलट देने का मतलब ये बटा वाला उधर गुना में जाएगा और ये गुना वाला बटा में आ जाएगा, और उधर जो y था ना वो इधर बटा में आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया,
अब इसे फ्रैकेट कर दोगे तो दो पार्ट हो जाएंगे और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि होमोजेनस है नहीं। इसका देखो पावर डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, होमोजेनस तो है नहीं, और ये फ्रैकेट भी नहीं हो सकता पूरी तरह से इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना मजबूरी है। इसको अगर हम अलग करें तो x बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर बटा में y इज इक्वल टू dx बटा में dy। यहाँ देखो एक y से एक y कट जाएगा, तो x बटा में y प्लस 3y इज इक्वल टू dx बटा में dy है। अब देखो नीचे y है, इसलिए वहां पे जो फंक्शन होना चाहिए p और q वो y का होना चाहिए। तो y का फंक्शन ये भी है, y का फंक्शन ये भी है, लेकिन ये x y दोनों है, तो y है तो ये ध्यान रखना है कि dx बटा में dy जब रहे तो p और q तो y का फंक्शन या कांस्टेंट होगा, बट p के साथ x रहना चाहिए। तो p के साथ x है ना, तो ये वाला पार्ट p के साथ जाएगा, इसलिए इसको हम उस साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा ये देखिए 3y ऐसे ही रहेगा, dx बटा में dy ये प्लस x बाई वाई उस साइड जाएगा तो माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा। और इसको थोड़ा सजा देते हैं हम, तो dx बटा में dy, इसको इधर ले आएंगे x, देखिए पूरा इस साइड ये पूरा इस साइड, तो साइन चेंज नहीं करते हैं, आप परेशान ना होइएगा। क्या इसको आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। अब ये उस फॉर्म पे आ गया, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, किस टाइप का, तो dx बटा में dy प्लस यहाँ y है इसलिए यहाँ पर px होगा इज इक्वल टू q, ठीक है। वेयर अब बता दीजिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो p का मान क्या है, p का मान x छोड़ के, p x के साथ है ना, तो x छोड़ के जो बचा वो सब p है, तो x हटा दें तो क्या बचा यहाँ पर माइनस 1 बाई वाई, ये हमारा p है। एंड q क्या है यहाँ पर 3y, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही p और q निकाले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग उसको सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला जो है उसको पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से, चलिए जी, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, e इंटीग्रेशन का साइन p इंटू, चूंकि बटा में dy है ना, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए हम लोग y के रिस्पेक्ट में ही करना है। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। e मैं इतना बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। p का मान बताइए क्या है, p, ठीक है, p का मान क्या है, माइनस 1 बाई वाई, माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई। तो देखिए e माइनस बाहर आ जाएगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई। 1 बाई वाई का तो आपको पता ही है log y होता है, और पता है कि ये माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा, n log m का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, log m टू दी पावर n हो जाएगा, है ना। और फिर देखिए माइनस कैसे हटेगा, तो माइनस हटाने के लिए हमें उसको बटा में करना होगा, यानी 1 बाई वाई हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई वाई। और e log जो भी रहता है वो कैंसिल आउट होके क्या बच जाता है, सिर्फ e log x होता है ना, तो e log y 1 बाई वाई क्या होगा, 1 बाई e और log सब हट जाता है जैसे हम लोग लेते हैं log। तो ठीक है, फॉर्मूला पता है ना, नहीं, अरे भाई मेरे नहीं पता है तो याद कर लो ना। देखिए तो याद है ना ये वाला, e log x इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। यहाँ x के जगह जो भी रहे वो यहाँ हो जाएगा। e और log जब भी दिखे ना बस सीधे फॉर्मूला लगा दो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या था, चूंकि y के रिस्पेक्ट में है तो इसलिए यहाँ पर x लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, q लिखेंगे इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, दो ही फॉर्मूले हैं, दोनों को समझ लेना है। dy बाई dx रहे तो कैसे लगाएंगे, dx बाई dy रहे तो कैसे लगाएंगे, इंटीग्रेशन वाले, इसको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पूरा मैंने स्पष्ट समझाया भी है। चलिए x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, 1 बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, q कितना है आपका, q कहाँ गया, q है 3y, तो 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आप कहाँ से समीकरण 1 में से रख रहे हैं ना, तो आपको पता है यहाँ पे लिख देना चाहिए हर जगह, जब भी आप रखें तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए
ये देखिए x बाई वाई इज इक्वल टू, ये y से y तो कैंसिल हो गया, 3 कांस्टेंट बाहर ही निकल गया, तो ये तो dy बचा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बचा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी यहाँ तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, x बटा में y इज इक्वल टू 3 डी का dx का x और dy का y होगा प्लस कांस्टेंट c। अब बटावल y को भेज दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसलिए x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy है ना, बटावल हो जाएगा गुना में, तो इससे भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। चलिए हेंस लिख लेंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर अब जो 13 है ना, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15, ठीक है, फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। मतलब 13 से लेकर 15 तक के प्रश्नों का आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, बल्कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और उसके लिए कंडीशन आपको दिया गया है। तो बस सॉल्व तो वैसे ही करना है, जनरल सॉल्यूशन तो उतना ही निकालना है। निकालने के बाद एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी प्रेजेंट है ना, उसका वैल्यू निकालना है और उसको उसमें रख करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है। तो सब वही वैसे ही करना है। 9.4 भी आप देखें, 9.5 भी आप देखें, 9.6 में भी देख लीजिए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो भैया हमको इसको थोड़ा सजा दिया जाए, सजा करके फटाफट निकाल दिया जाए। तो ये dy बाई डी एक्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2 tan x इंटू वाई, सब गुना में ही है तो सजा दिए बस, कि ताकि मैं स्पष्ट लिख सकूं कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, कौन सा टाइप है ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस टाइप का है जहां पर वेयर, बता दीजिए यहाँ पर p का मान क्या है और q का मान क्या है। यहाँ पर p का मान स्पष्ट दिखा कि 2 tan x है, एंड q का मान क्या है, sin x है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही p और q पता चला, तो आप यहाँ पे अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स है, ई इंटीग्रेशन का साइन, p का मान है 2 tan x इंटू डी एक्स। चलिए ई 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है। tan x के बहुत सारे इंटीग्रेशन नहीं है, 2 इंटीग्रेशन आपको बताए गए हैं, दोनों एक ही चीज है, अपने अपने यूज करने के ऊपर है। एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, और एक होता है लॉग सेक एक्स। तो प्लस में रखेंगे तो सेक, माइनस में रखेंगे तो कॉस, जो इच्छा हो आप लगा सकते हो। फिलहाल मेरा मन है 2, इसको लगा देते हैं लॉग सेक एक्स। ठीक है, चलिए n log m का फॉर्मूला यहाँ यूज अगर कर दें तो log sec x का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि e log x होता है तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है कि x होगा, यानी sec x है तो sec x होगा। e log, पता है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज को आप समझ लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे लिखे, या फिर डायरेक्ट हम लोग इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज किया भाई, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिएगा कि ई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। कैसे आया, मैंने प्रूफ के साथ आपको समझाया भी है। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही निकल ले तो अब इसके बाद तो सॉल्यूशन रह गया, तो सॉल्यूशन पहले निकालिए। द solution of the given linear differential equation, ठीक है, is given by n होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, चूंकि x के रिस्पेक्ट में था तो dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू, q का मान देखिए साइन x है तो साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए जी, y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए तो साइन सेक स्क्वायर को हम क्या लिख दें, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट से, ये देखिए वाई सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए साइन और एक कॉस,
नीचे 2 cos है ना, तो साइन और एक cos मिलकर के क्या बन जाएगा, साइन बटा cos tan x, और एक उससे एक बचेगा ऊपर जाएगा, cos बचेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x। देखो ध्यान से, इसमें 2 cos है, साइन और एक cos मिलकर के tan हो गया, और एक cos को ऊपर भेजेंगे तो वो sec हो जाएगा इंटू dx, और इस प्रकार से ये हल भी हो गया। sec x इंटू tan x होता है ये फॉर्मूला, आ रहा है ना, y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप सेक एक्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वेरिएशन c। अब यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो यहाँ से तुम एक काम करो, ये तो तुम्हारा आ गया जनरल सॉल्यूशन, बट तुम्हें निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तुम्हें वैल्यू दिया है y इक्वल टू 0 x इक्वल टू इतना, इन दोनों को रख करके c का मान निकालो, जो आएगा ना उसको इसके जगह पर रख करके सॉल्व कर देना, तुम्हारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँ, चलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो इसे हटाते नहीं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हर जगह, तीनों जगह तो सेम ही काम करना है, तो मैं चेंज सिर्फ यहाँ से करता हूँ, ठीक है, और उसको निकालने का प्रयास करता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ देखिए लाइन खींच देते, इतना ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसको लिखेंगे कि नाउ क्या है, y इज इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड पुटिंग दिस वैल्यूज, ठीक है, इस मान को हम लोग उसमें पुट करेंगे एंड पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, y के जगह पे क्या रखना है 0, तो y के जगह पे रखेंगे 0 इंटू सेक स्क्वायर, और x के जगह पे क्या रखेंगे पाई बाई 3 इज इक्वल टू सेक x के जगह पे क्या रखेंगे पाई बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए तो हम क्या करेंगे इसके बाद, ये देखिए इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो पता है 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0, और सेक पाई बाई 3 मतलब सेक 60 डिग्री, और सेक 60 मतलब कॉस 60 का उल्टा, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसका मान 2 होगा प्लस c, है ना। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, c इज इक्वल टू आ गया -2। अब देखिए, अब इस c का मान इस जगह पे रख दीजिए, आपका इक्वेशन, सॉरी यहाँ इक्वेशन 2 कर दीजिएगा, इक्वेशन 2 है ना तो c का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, c का मान इस इक्वेशन में रख करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन बना देना है। तो इसको अच्छा ये डीज कर दीजिएगा, ठीक है, वो हो जाता है मिस्टेक में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हटा दें। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखिए c का मान जो आया है बस उस जनरल सॉल्यूशन में हमें पुट करके फाइनल आंसर लिखना होगा तो लिख देंगे यहाँ पे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 वी गेट, समीकरण 2 में c के जब मान रखेंगे तो क्या होगा, y सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक x प्लस c के जगह पे क्या लिखेंगे 2। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। c का मान 2 ही आया था कि -2 आया था, -2 आया था, तो c के जगह पे क्या रखेंगे -2। अब देखिए जब c के जगह -2 रख दिया तो ये आपका आंसर हो चुका, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी इसको और इलोबरेट कर दिया। तो कैसे किया है, सेक स्क्वायर x को बटा में भेज दिया है, ये आपका आंसर है, बट थोड़ा सा एनसीईआरटी के मुताबिक इसको सॉल्व करें अगर, तो y ये सेक स्क्वायर सबके बटा में जाएगा, तो सेक x बटा में सेक स्क्वायर x -2 बटा में सेक स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेक x से एक सेक कट जाएगा तो एक सेक बचेगा, और ये सेक जो बचा ये ऊपर अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यानी इसलिए y इज इक्वल टू सेक ऊपर जाएगा तो कॉस x, और यहाँ भी सेक ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर x, यही आपका फाइनल आंसर दे रहा है, ठीक है। तो नीचे में क्या लिखेंगे इस बार कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर, ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही, 15 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पैटर्न वही रहेगा, बस मैंने अंक चेंज किया।
दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, मैंने बार बार कहा, कंडीशन में दिया है पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जो है उसको भेज दीजिए। यानी भेज कैसे, तो उससे हम सब जगह डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो कटेगा नहीं बट लग जाएगा, तो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। कोई दिक्कत है क्या, वाई को अलग कर दिए क्योंकि पता है कि हमको इस फॉर्म में लाना है। और इधर करेंगे तो पहले से एक था, एक और बटा में आ जाएगा, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक पहले से था एक और आ गया। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप लोग, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कितना से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो अपने आप वो कट जाएगा और यहाँ पे बटा में लग जाएगा। यहाँ इसके बटा में एक पहले से था एक और आ गया तो स्क्वायर हो गया। अच्छा, मैंने y को क्यों किनारे कर दिया, इसलिए करते हैं कि पता चले कि ये p और y है, क्योंकि अगर x है तो ये x का फंक्शन होना चाहिए p, और x का जो फंक्शन वो एक साथ मैंने कर दिया कि ये मेरा p है और ये जो बचा ये q है। अब देखिए मैंने लिख दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप इतना इतना इतना, तो इसका इसकी तुलना कीजिएगा तो p का मान आपको पता चल जाएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q का मान क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन फैक्टर आप फाइंड कीजिए फटाफट जल्दी से। तो e इंटीग्रेशन का साइन p आपका है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पता होना चाहिए कि नीचे वाले को अगर हम t मान ले तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे e इंटीग्रेशन का साइन ऊपर में 2x, नीचे वाले को t मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे पता है ना, आपको नहीं मालूम क्या, ऐसे हम लोग करते हैं ना, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे, एक मिनट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिए t, इक्वेशन कर देंगे फर्स्ट। जैसे ही मानते हैं डिफरेंशिएट करते हैं 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dt बटा में 2x हो जाएगा, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। देखिए 2x की जगह 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है तो t लिख दिया, dx का मान यहाँ से निकल चुका है dt बटा में 2x, तो dt बटा में 2x। ठीक है, अब देखिए 2x से 2x कैंसिल, तो क्या बचा e के पावर 1/t इंटू डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का जैसे log x होता है वैसे 1/t का होगा log t, यानी e के पावर ये हो जाएगा log t। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर e log x होता है तो x होता है ना, इसलिए e log t है तो क्या होगा t होगा, और फिर t का मान क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको कर देंगे इक्वेशन 2 और यहाँ पे लिख देंगे कि ये कहाँ से t का मान रखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। जब ये निकल जाए तो आप फॉर्मूला बैठा दो, y इंटू आई एफ इंटू इतना इतना इतना। ठीक है, अब यहाँ मान रखो y के जगह पे y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q का मान क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। अब ये देखो यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 1 है, तो ये तो पूरा 1 कट ही जाएगा। बचा क्या y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, है ना, तो डायरेक्ट रख दें, यानी y1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब हमें यहाँ पे जब मिल गया जनरल सॉल्यूशन में ये कंडीशन को पुट करके फाइनल हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे, मतलब c निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउ इट इज गिवन दैट, ये तो दिया हुआ है ना, इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन, इट इज गिवन दैट y is equal to 0 when x is equal to 1, एंड जब y का मान 0 होता है, कब होता है, जब x का मान 1 रखा जाता है, इसलिए इस मान को उसमें हम लोग रखेंगे, लिख देंगे एंड पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, या एंड या ऐसे लिखो, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1, देन आ रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 से हम पाते हैं कि, चलिए समीकरण 1 नहीं समीकरण 3, सॉरी
यहाँ समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे x और y का मान। चलिए तो यहाँ से हटा दे, क्या यहीं पे रख देते हैं और c का मान फाइंड कर लेते हैं। ऊपर वाला क्यों नहीं मिटाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में ना हर जगह एक ही चीज लिखना है, इसलिए हम उसको नहीं मिटाते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोग चेंज करके c का मान निकालेंगे, फिर पुट कर देंगे वैल्यू, जिसको देखिए। चलिए ये हो जाएगा y की जगह पे कितना रखना है 0, तो 0 इंटू 1 प्लस x की जगह पे क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या है 10, तो 10 इन इनवर्स x की जगह पे 1, तो 1 प्लस c। अब यहाँ से c का मान निकालिए, 0 से गुना करेंगे तो 0 इज इक्वल 10 कितना का मान होता है π/4 का, तो π/4 प्लस c, इसलिए c का मान आ गया माइनस π/4। ये π4 जाएगा इधर माइनस में, तो c का मान निकल गया ना। तो अब आपको क्या करना है, इस c के मान को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी नाउ फिर लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। तो अब हम लोग यहाँ पे लास्ट लाइन काम करेंगे कि नाउ पुटिंग the value of c in equation 3 we get, ठीक है, we get तो y1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, c की जगह पे माइनस π/4। अब एनसीईआरटी के मुताबिक हम लोग जरूर चेक कर लेंगे कि आंसर क्या दे रहा है। आंसर बिल्कुल यही दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर आ चुका है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेंस जरूर लिख देंगे कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है 15, इसके बाद 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है, फिर 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। चलिए जी, तो अंतिम ये क्वेश्चन इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन का है। इसमें दिया dy/dx इंटू 3y cot x इज इक्वल टू sin 2x। पता है, इसको थोड़ा सा उस फॉर्मेट में ले आ देते हैं, एकदम ईजी है ये। तो ये dy/dx, पता है आपको कि यहाँ x है तो x का फंक्शन p होगा, यानी कि 3 cot x को एक साथ कर देंगे और y को साइड में कर देंगे। ये देखिए p हो जाएगा, ये y रहेगा, ठीक है, py। और इधर तो होगा ही sin 2x। पता होना चाहिए x के रिस्पेक्ट में है तो p और q x का ही फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। और x के साथ y रहेगा, वही हिस्सा जो है, वही पार्ट जो है p के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ p का मान क्या है -3 cot x, माइनस को छोड़ेंगे नहीं, माइनस को साथ लेके चलेंगे। q क्या है, q आपका हो जाएगा sin 2x। जल्दी से if निकाल लीजिए, if का फॉर्मूला पता है p इंटू dx, तो e की जगह पे e, इंटीग्रेशन का साइन, p का मान -3 cot x इंटू dx। चलिए -3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। cot x का इंटीग्रेशन करना है, cot x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है -3 cot x का होता है log sin x, ठीक है। अब देखिए -3 जो है ना, अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, n log m। तो आपको फॉर्मूला पढ़ लेना है, n log m का क्या होता है log m का पावर n, ठीक है। ये देखिए, तो e log x क्या होता है, e और log कैंसिल, सिर्फ जो x है वही बच जाता है, यानी sin x का पावर -3। और sin x का पावर अगर -3 हो तो किसी का भी पावर माइनस हो तो उसको हटाने के लिए हम बटा में कर देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे sin x, या इसको ऐसे कर दें क्या, sin x का पावर 3, ठीक है। और sin x 3 लिखें, sin x क्यूब लिखें, या ऐसे लिख दें sin क्यूब x, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इक्वेशन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अब चलिए फॉर्मूला बिठा दीजिए, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में था, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, y के जगह पे y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी इंटीग्रेशन साइन q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू sin 2x, sin 2x, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/sin क्यूब x इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसे इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, y इंटू 1/sin क्यूब x
साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि साइन 2x है, यहाँ साइन x या थीटा से सेम नहीं है, तो थीटा को सेम कैसे करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर देंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे है 1 बाई साइन क्यूब एक्स। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 गो है साइन, ऊपर में एक साइन है, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए 3 है, ठीक है, तो 2 बचेगा, और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझिए, y इंटू 1 बाई साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर निकल जाएगा, साइन है, एक साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन कैंसिल, तो नीचे कितना बचा, 2 ठो साइन बच जाएगा, यानी साइन स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर में कॉस है कोई बात नहीं है, इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हो जाएगा। लास्ट लाइन आ रहा है ना, ये देखिए तो y इंटू 1 बाई साइन क्यूब एक्स, नहीं आ रहा हो तो ऊपर लिख देंगे, नहीं आ रहा है क्या, छोड़ दीजिए, हम लोग इसको ना ऊपर लिख देते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग ऊपर बनाते हैं, ऊपर में कैसे बनाते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ से लाइन खींच देते हैं, तो इसके बाद क्या बचा, y 1 बाई साइन क्यू एक्स, ये दोनों लाइन को हटा दीजिए। चलिए जी, क्या बचा इसके बाद, इसके बाद y इंटू 1 बाई साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन का साइन, देखिए कॉस और एक साइन मिल करके क्या बन जाएगा, कॉट एक्स, और एक जो साइन बचेगा ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मिटा दें। अब इसको देखिए हटा देते हैं, अब यहाँ से समझेंगे y इंटू 1 बाई साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स या कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, बात एक ही हुआ, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, बात एक ही है, 16 होगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करता है। बात यहाँ पे ये है कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका फॉर्मूला है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और पता है सी जब आता है इंटीग्रेशन में तो माइनस के साइन के साथ आता है, प्लस सी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है। चलिए अब ये जो आया ना, इसको थोड़ा अच्छे से सजा दीजिए, y इंटू 1 बाई साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये इक्वेशन 2 जो है ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, बट जनरल सॉल्यूशन निकालना आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए आपको x और y का वैल्यू दिया है उसको आप पुट कीजिए, और फिर आप जो है ना इसमें c का मान निकाल करके रख दीजिए। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, नाउ इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि नाउ इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब x का मान पाई बाई 2 रखा जाएगा तो y का मान 2 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे देन, इसलिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, समीकरण 2 से हम पाते हैं कि समीकरण 2 में x और y का जो मान है उसको रखिए। समीकरण 2 में अगर रखेंगे y का मान कितना है 2, तो 2 रख दिए, आ रहा है ना, 1 बटा में साइन क्यूब, x के जगह पे क्या दिया है, x का मान पाई बाई 2, यानी साइन क्यूब पाई बाई 2, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे अट नहीं पाएगा अच्छे से, तो मैं ऊपर पुट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या मान आ रहा है। चलिए जी, y के जगह पे क्या रखना है 2, तो y के जगह पे रख दिए 2 इंटू 1 बटा में साइन x के मान क्या दिया पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, और पता है देखिए क्यूब है, क्यूब मतलब पूरे का क्यूब है ना, वही बात है, ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू -2, चलिए कॉसेक, फिर x है, x के जगह पे मान क्या दिया है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, और फिर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, कॉसेक पाई बाई 2, अच्छे से लिख दीजिए थोड़ा, कॉसेक पाई बाई 2, ठीक है। अब चलिए तो इसका मान कैसे निकलेगा, मान हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 90 का मान 1 होता है ना, और 1 का अगर हम क्यूब भी करेंगे, साइन 90 का मान 1 चलिए देते हैं एक बार, -2, पता है कॉसेक 90 इसका मान भी 1 ही होता है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1, क्योंकि जो साइन 90 का होगा उसका उल्टा ये होगा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यहाँ से तो इसे हटा दें, यहीं कर देंगे कैलकुलेशन, ये देखिए 2 1 बटा में 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, बराबर -2 प्लस c, ठीक है, यानी ये 2 एकम 2,
ये -2 जो इस साइड है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू सी, इसलिए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, सी इज इक्वल टू 4, सॉरी सी का मान 4 आ गया। अब सी का मान जो 4 है ना इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, कोई समझ में आया? इससे जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको वैल्यू दिया है उस कंडीशन का उस मान को समीकरण में पुट कीजिए, जहां x का मान, y है तो y का मान, और कैलकुलेशन कीजिए तो आपको c का मान निकल जाएगा। c का मान आपके सामने ये निकला हुआ है, इस c के मान को फेस में रख दीजिए, आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग c का मान रखेंगे, लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, नाउ putting the value of c in equation 2 we get समीकरण 2 में c का मान रख, c का मान कितना आया था 4, c का मान यहाँ पे रख देंगे 4। ठीक है, अब आंसर मैच कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा होगा, हाँ कुछ चेंजिंग कर रहा है, वही बेटा में जो साइन कीजिए ना उस साइड भेज रहा है, उसको कैलकुलेशन कर दे रहा है तो अच्छी बात है। ये देखिए y की जगह y छोड़ दीजिए, बट्टा में जो साइन ना उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ये बटा इधर जाएगा गुना में तो साइन क्यूब x इंटू पहले से है कॉसेक x और +4, ये बटा में जाएगा उधर गुना में हो गया साइन क्यूब x। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे देखिए साइन क्यूब x एक कॉसेक x है, कॉसेक x का मतलब होता है 1 बटा में साइन x, तो क्या y इज इक्वल टू -2 साइन क्यूब x, इसको हम कर देंगे 1 बटा में साइन x +4 साइन क्यूब x। एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो 2 साइन बच जाएगा ना, इसलिए जो फाइनल आंसर होगा -2 साइन स्क्वायर x +4 साइन क्यूब x, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस करके कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल ही सही है। जरूर मैच कर लीजिएगा आंसर को। अच्छा, एनसीईआरटी को थोड़ा सा घुमा दिया है, ओहो कोई बात नहीं है, ये भी सही है, या इसी चीज़ को मैं से लिख सकते हैं। क्यों घुमा देता है इसका कारण समझिए, पता है वो पॉजिटिव को आगे लिखना चाहता है और पावर भी बड़ा है इसलिए लिख दिया है यहाँ पे, इसलिए y इज इक्वल टू प्लस वाले को आगे कर देंगे साइन क्यूब x -2 साइन स्क्वायर x, ये आपका फाइनल आंसर एनसीईआरटी के मुताबिक है। लास्ट में जरूर लिख देंगे हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, सॉरी रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। 2 और क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम्स के, फिर 2 ऑब्जेक्टिव, जल्दी से देख लेते हैं उसको भी। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम से पता है आपको लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। ठीक है, मतलब एक कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब कोई कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। गिवन डेट ये दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, वो जो कर्व है ना जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, मान के चलिए ऐसे ओरिजिन से कोई कर्व गुजर रहा है, उस कर्व के किसी पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा गया और उस टेंजेंट का स्लोप करे इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का जो स्लोप है, तो किसी भी टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है किसी पॉइंट पर, तो स्लोप के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने 9.5 में भी डिस्कस किया था आपसे, 9.4 में भी डिस्कस किया था आपसे। तो स्लोप होते हैं, एक तो m से उसको डिनोट करते हैं, एक होता है m tan थीटा, m को tan थीटा, एक होता है dy/dx, एक होता है आपको y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, जो जब जैसा होता है वैसा हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया है, केवल एक पॉइंट दिया इसलिए हम लोग dy/dx निकालेंगे। थीटा देता तो थीटा से निकालते हैं, 2 पॉइंट देता तो इससे निकालते हैं, लेकिन अगर y और x सिर्फ एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे तो उसका जो डिफरेंशिएशन है, मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो है कि नहीं उसका टेंजेंट का स्लोप देगा। तो यहां क्वेश्चन कहता है कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो उस किसी एक पॉइंट एक्स वाई पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है, यानी इसका स्लोप क्या होगा dy/dx, थोड़ा समझिएगा, dy/dx, और ये किसके बराबर है, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर खींचा गया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सम क्या होगा x प्लस वाई। यही आपको क्वेश्चन आपको दिया है और फिर यहाँ पे कहता है कि इसका हमें इक्वेशन फाइंड करके दिखाइए। तो सबसे पहला काम ये होगा, हमें ऊपर में लिखना होगा हियर द
स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पर अगर कोई टेंजेंट खींचा गया हो, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, तो उसका स्लोप जो है, उसका जो ढाल है वो कितना होता है, dy बाई डी एक्स होता है। ठीक, पहली बात। अब यहाँ प्रश्न से कह रहा है तो लिख देंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि किसी पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट का स्लोप है यानी dy बाई डी एक्स है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है। यही आपको इक्वेशन दिया गया और स्पष्ट दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है। हम लोग स्पष्टतः इसे बना सकते हैं। कैसे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स है तो हमें py बराबर क्यों होना चाहिए, मतलब कि p और q अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है या डिफरेंशियल हो रहा है तो p और q x का ही फंक्शन होना चाहिए, और जो फंक्शन x का या कांस्टेंट y के साथ होगा वो हमारा p होगा। तो हम क्या करेंगे, x है तो y वाले को इस साइड लेना पड़ेगा, मतलब dy बटा में dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। क्यों x को नहीं ले आएंगे, क्योंकि x का जो फंक्शन होगा वो तो q होगा, और जो y जो कांस्टेंट या x का फंक्शन होगा वो y होगा। तो सॉरी, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो p और q x का फंक्शन होना चाहिए, तो p और q x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो p होता है वो y के साथ भी होना चाहिए, तो y के साथ जो होगा वो p होगा, इसलिए उस पार्ट को हमें इस साइड लाना होगा। ठीक है, तो y वाले को इस साइड ले आए, x को यहीं छोड़ दिए। अब इसको इससे आप मैच करा के देखें कि क्या इस फॉर्म पे है या नहीं है। अगर है तो p का मान बताइए। p का मान कौन होता है, जो y के साथ है, मानी y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -1 है, और q कौन है, x। और अब समझ लीजिए, डिफिनेशन से कहता ये था ना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहलाएगा जब p और q क्या हो, या तो कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो, अगर x के रिस्पेक्ट वहां पे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हो रहा है तो। ठीक, तो बस बन गया। और इसके बाद तो आप समझ रहे, जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन तो बना लीजिए फटाफट जल्दी से हम लोग निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पी इंटू डी एक्स है तो डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू ई पी का मान -1 इंटू डी एक्स, ई माइनस कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, डी एक्स ई माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, यानी कि ये हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब जल्दी से आपको सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिख दीजिए। y अगर देखिए x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू x के रिस्पेक्ट में है तो dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, y इज इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर e टू दी पावर -x इज इक्वल टू q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू x है तो x if इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e टू दी पावर -x इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए उसके बाद इंटीग्रेशन रह गया। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए अलजेब्रा है, एक एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रा को u मान लेंगे, एक्सपोनेंशियल को b, क्योंकि आइलेट के अनुसार ये पहले आता है ये बाद में आता है। चलिए इसको इंटीग्रेशन कीजिए u इंटू v का फॉर्मूला यूज करके। ठीक, y e टू द पावर -x इज इक्वल टू u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है जी, u को बाहर करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर u को डिफरेंशिएट, v को इंटीग्रेट, फिर पूरे को इंटीग्रेट नेगेटिव साइन के साथ, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन में पार्ट्स बोलते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं बाय इंटीग्रेशन में पार्ट्स। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, बस मैं एक बार लिख देता हूं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए सॉल्व करके, y इंटू ई टू द पावर -x, ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, और x का कोफिशिएंट जो भी हो बटा में लिख देंगे, माइनस dx बाई dx 1 होता है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई के पावर -x का ई के पावर -x होगा, x का कोफिशिएंट माइनस बटा में आएगा, फिर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ रहा है ये वाला, ई के पावर -x, ये देखिए माइनस को हम लोग यहाँ कर दें और एक से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x इंटू ई के पावर -x, ये देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ई के पावर -x इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद ऊपर देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ से
जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करने के लिए कर रहा है, कुछ पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तो कोई वैल्यू दिया नहीं है। तो अच्छा ओरिजिन से पास कर रहा है, ये तो बोला ही है। अच्छा, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि क्योंकि वो एक मेंबर की बात कर रहा है जो ओरिजिन से गुजर रहा है, तो हम लोग उसको भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए पहले y e टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बटा में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। चलिए जी y e टू द पावर माइनस एक्स इंटू द पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। चाहे तो आप यहाँ से e के पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लें, y e के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स अगर कॉमन निकाल लें और बाकी सब छोड़ देते हैं, माइनस एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए y e के पावर माइनस एक्स को इधर बटा में भेज दे तो सब जगह बटा में आएगा ना। एक तो आपका दो टर्म है यहाँ पे, एक ये है एक ये है, तो एक है ये इसके बटा में आ जाएगा e के पावर माइनस एक्स और एक आपका c इसके नीचे आ जाएगा e के पावर माइनस एक्स, ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो फाइनल आंसर होगा वही हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी, ये ऊपर जाएगा तो e के पावर x हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन हो जाएगा आपका फर्स्ट हो गया था ना, यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह पे, वो तो हम लिख चुके थे। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। वहाँ पे चूंकि कह रहा है कि जो कर्व का इक्वेशन है वो, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये दिया गया जो कर्व का इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन यानी कि 0 0, तो एक्स और वाई का वैल्यू 0 है, हम लोग उसको पुट करके सी का मान निकालेंगे, फिर यहाँ रख करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन बना लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग उसको लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, लिख देंगे कि नाउ सिंस, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है, गिवन कर्व इज पासिंग थ्रू, वो पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ 0 0, पता है ना ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो अगर ओरिजिन से पास का इसका मतलब x के बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, यानी लिख देंगे यहीं पे कि डेट इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इस चीज़ को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, एंड पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट, समीकरण 2 में इस मान को आप रख दीजिए। y के जगह पे भी 0 रखेंगे, x के जगह पे भी 0 रखेंगे, -1 प्लस सी ई x के जगह पे 0। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए तो क्या होता है, ये हो जाएगा 0, ये -0 तो कैंसिल हो गया, -1 प्लस सी, किसी का ही पावर 0 हो तो 1 होता है, तो ये 0 इज इक्वल टू -1, सी इंटू 1 क्या होगा, सी हो जाएगा, -1 को सेट करेंगे, यानी सी का मान आ गया 1। अब सी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो जल्दी से हम लोग पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सी के मान को हम लोग वहाँ रख देंगे। ओके, क्या लिखेंगे, कि now putting the value of c in equation 2 we gets, ठीक है, समीकरण 2 में c का मान रख देंगे। c का मान कितना आया था, 1 आया था, तो y इज इक्वल टू -x -1 प्लस c की जगह पे क्या रखेंगे, 1 इंटू ई के पावर x, तो y इज इक्वल टू -x -1 प्लस ई टू दी पावर x। अब देख लीजिएगा आप आंसर कितना आ रहा है, c का मान कितना आया था शायद, ओफो, c का मान कितना आया था,
हम लोग मिटा दिया ना। अच्छा, सी का मान कितना आया था तो चेक ही नहीं किए। 1 मिनट, सी का मान कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन सी का मान, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आया था ना। ठीक, तो सी का मान वो यहाँ पुट कर दिए 1, ये आया। अब इस चीज़ को एनसीईआरटी के मुताबिक ना थोड़ा सजा दिया गया है। तो कैसे सजाएंगे हम लोग? ये दोनों माइनस वाई सेट कर दिया है, तो हम लोग सेट करेंगे तो y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू e⁻x, यही दे रहा है आंसर में। इसको और अच्छे से सजा दें अगर, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू e⁻x, ठीक है। हेंस यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हेंस में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हेंस दिस इज द, ठीक है, हेंस दिस इज द required equation of the given curve, ठीक है, passing through the given curve passing through द ओरिजिन। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है ना? बस मतलब वही प्रश्न है कि लॉट प्रॉब्लम्स के रूप में दे दिया, आपको खुद से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। एक अंतिम प्रश्न है 17 नंबर, उसे भी देख लेते हैं जरा, 2 मिनट ठहरिएगा। वो भी इसी प्रकार का है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बस यही चेंज करना था। देखिए इसमें भी यही लिखा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। इसमें पॉइंट दे दिया है 0,2 से, जैसे उसमें ओरिजिन से पास करते हैं, उसमें इस पॉइंट से पास कर रहा है वो। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। कहता क्या है, बड़ा ध्यान से समझिएगा जरा, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो यही होगा, स्लोप टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx, ये तो वही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये जनरल सॉल्यूशन के लिए नहीं दिया है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के दिया है कि x और y का वैल्यू रख करके आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। उस पार्टिकुलर इक्वेशन का जो इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, वो तो बात की बात है। अब यहाँ इक्वेशन कैसे बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी बात सुनिए। कहता है गिवन डेट, ये दिया हुआ है कि द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, उस पॉइंट का जो जिस पॉइंट से वो टेंजेंट खींचा जा रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सम यानी x प्लस वाई क्या हो रहा है ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाई 5 एक्सीड्स कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, कितना से, 5 से। यानी उसके कोऑर्डिनेट का सम, जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो सम है, उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के स्लोप को 5 से बढ़ा देता है, उसके मैग्नीट्यूड को। तो 5 से बढ़ा देता है, मतलब उसमें 5 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यही आपको इक्वेशन दिया गया, बड़ी आराम से इसको समझिए। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब उस इक्वेशन का कर्व, उस कर्व के इक्वेशन को फाइंड कीजिए जो क्या करता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, जो 0,2 से पास करे। तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दिया गया है। उसके बाद कहता है गिवन डेट, दिया गया है कि द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, माने किसी भी कर्व के पॉइंट को, तो जो पॉइंट दिया गया x y मान के चलिए, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो सम है वो कहता है ऑन द कर्व, मतलब उस कर्व पे क्या करता है, एक्सीड्स बढ़ा देता है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट के स्लोप का मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी लंबाई है, यही dy बाई dx, इसको बढ़ा देता है कितना से, एट दैट पॉइंट बाई 5, उस पॉइंट पर 5 से बढ़ा देता है। 5 से बढ़ा देता है, बढ़ाने की बात जब भी करेंगे 5 टाइम्स कहेगा तो मतलब 5 गुना, इसलिए हम गुना इंटू 5 लिखेंगे। लेकिन जब बढ़ाता है कहेगा तो हम +5 करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए
इसको बना देते हैं जल्दी से। अब इसको भी इस फॉर्म में ले आइए, इस फॉर्म में dy बाई dx दिख ही रहा है। y पता है कि y के साथ जो होगा ना वो इस साइड करना होगा, तो हमें y को उस साइड करना है, बाकी सबको इस तरह कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक लाइन जरा मैं बता दूँ, अच्छा मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, y को उस साइड करेंगे, 5 को इस साइड करेंगे, तो x माइनस 5 बाकी उधर हो जाएगा dy बटा में dx माइनस y। अब इस चीज़ को जरा आराम से लिखिए कि dy बाई dx माइनस y आ रहा है ना, इज इक्वल टू x माइनस 5। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये फॉर्म इस तरह से मैच कर रहा है, यानी dy बाई dx तो ठीक है, y के साथ जो दिख रहा है वो p होगा, y के साथ क्या दिख रहा है -1, तो ये p हो जाएगा। और बाकी जो इस साइड है वो देखिए x माइनस 5 है, x रहे या x का फंक्शन रहे या कॉन्स्टेंट रहे वो सब q होता है, यानी x माइनस 5 ये q है। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन साइन p का मान -1 इंटू डी एक्स, e माइनस बाहर इंटू डी एक्स, e माइनस बाहर में dx का क्या होगा, x होगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, तो फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, y इंटू इतना फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, तो y के जगह पे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू q का मान क्या है, q आपको दिया हुआ है ना, तो q का मान है x माइनस 5, ओके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते कैसे हैं जरा समझिएगा। एक तो अलजेब्रा हो गया, एक हो गया एक्सपोनेंशियल, तो u इंटू भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना होगा, तो अलजेब्रा पहले आता है, ये u हो गया, ये v हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से बना दीजिए। चलिए जी, तो y इंटू ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला क्या कहता है, u को आप बाहर लिखें, v को इंटीग्रेट करें, फिर u को डिफ्रेंशिएट करें, v को इंटीग्रेट करें, फिर पूरे को इंटीग्रेट करें नेगेटिव साइन के साथ और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दें। चलिए तो y e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन होगा e के पावर माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस 5। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले इंटीग्रेशन का साइन, x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कांस्टेंट 5 है तो उसका 0 हो जाएगा, यानी 1। e के पावर माइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर माइनस एक्स और x का कोफिशिएंट बटा में इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब इसके बाद ये तो हो गया, अब क्या किया जाए, थोड़ा एक लाइन और बना दें यहाँ पे, y इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ये देखिए माइनस को यहाँ लिख दें, x माइनस 5 1 से डिवाइड करेंगे तो e के पावर माइनस एक्स रहेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए 1 से e के पावर माइनस एक्स में करेंगे तो e के पावर माइनस एक्स होगा इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, ऊपर से थोड़ा साफ कर दें क्या, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और जरूरत पड़े तो हम लोग देख लेंगे उसको। चलिए तो इसके बाद हमें बनाना होगा, तो ये क्या हो गया, y e के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस 5 इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा e के पावर माइनस एक्स और x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा बटा में प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c है, ये भी हो गया। अब देखिए पता है कि e के पावर माइनस एक्स यहाँ पे है तो सब जगह बटा में कर सकते हैं, एक लाइन थोड़ा सजा दिया जाए तब जाके किया जाएगा। यहाँ पे क्या हम लिख देते हैं, y के पावर e टू द पावर माइनस एक्स, ये देखिए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, e के पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। अब यहाँ से e के पावर माइनस एक्स चाहे तो कॉमन निकाल सकते थे, थोड़ा कॉमन निकाल दे तो कुछ छोटा भी हो जाएगा और आराम से हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते थे c का। y e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स को हम कॉमन ले लें तो 5 माइनस एक्स यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से e के पावर माइनस एक्स बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये देखिए y e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स, 5 में से एक गया 4 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब यहाँ से e के पावर माइनस एक्स बटा में भेज देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसके नीचे भी आएगा और c के नीचे भी आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ई के पावर माइनस एक्स यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कि y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और c ये ऊपर जाएगा तो e के पावर x हो जाएगा। ये इक्वेशन शायद पहले कोई बना था, इंटीग्रेशन फैक्टर बनाया था ना क्वेश्चन, तो इसको इक्वेशन 2 कर दीजिएगा। चलिए देख लीजिएगा अपना जो भी हो। अब यहाँ से आपको c का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, चूंकि ये कर्व जो है 0.2 से पास कर रहा है, यहाँ लिख देंगे कि नाउ सिंस द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज passing through the point 0,2 that is मतलब अर्थात x is equal to 0 and y is equal to 2 and putting these values in equation 2 we get इन इक्वेशन 2 वी गेट समीकरण 2 में इसका मान रखने पर हम पाते हैं कि, चलिए कैसे हम लोग रखेंगे और उसका फाइंड करेंगे ये देखिए ध्यान से। तो y का मान क्या रखना है 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स के जगह पे 0 प्लस सी ई एक्स के जगह पे 0, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, प्लस सी ई के पावर 0 क्या होगा 1, किसी का पावर 0 तो 1 ही होता है ना, यानी ये कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 2 माइनस 4 इधर आ जाएगा, प्लस 4 है तो माइनस 4 है ना, इधर सी इंटू क्या वन क्या हो जाएगा सी, यानी कि सी का मान आ गया 2 और 4 माइनस कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 हो गया -2, यानी सी का पावर सी का मान जो है -2, इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे c का मान -2 है, हम यहाँ रखेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। समीकरण 2 में c का मान रखने पर, समीकरण 2 में c का मान कितना आया था -2 आया था, तो प्लस c की जगह पे हम क्या रख दिए -2, ठीक है। इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस माइनस -2 ई टू दी पावर x। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, लास्ट में जरूर हेंस लिख दीजिएगा कि हेंस दिस इज द required equation of the given curve which is passing, या डायरेक्ट ले देंगे कि passing through the point, कौन सा पॉइंट से जा रहा है, passing through the given point कर दीजिए, passing through the given point 0,2। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। चलिए अब हम लोगों के पास 2 ऑब्जेक्टिव बचे। अच्छा यहाँ चेंज नहीं किए थे, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 था, वो हो जाता है कभी कभी, लगातार बने तो पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन है, तो नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा। चलिए अब 2 ऑब्जेक्टिव 18 और 19 जल्दी से इसको देख लेते हैं, फिर हमारा काम समाप्त हो जाएगा। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर में क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक यहाँ पे द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, क्या दिया है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x²। इसका निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने कहा था ना आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको सिंपल सा बात है कि पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कीजिए, यानी कि dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं रखना है, जो है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी x को सब जगह डिवाइड कर दीजिए।
तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एक्स कट गया, यहाँ एक्स से भाग देंगे तो वाई बाई एक्स होगा, यहाँ एक्स से भाग देंगे तो 2x स्क्वायर बटा में एक्स हो गया। हम लोग क्या किए हैं, ऑन लिखते थे ना, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाई एक्स, एक्स से दोनों तरफ भाग देने पर, जैसे ही भाग दिए इधर एक एक्स कट गया, इधर वाई बाई एक्स हो गया, इधर 2x का भी एक्स हो गया, यहाँ से एक एक्स कट भी जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बटा में एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। कोई कष्ट कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब पता है कि ये उस फॉर्मेट में आ गया है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे उसी तरीके से कि दिस इज अ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी दिखा देते हैं, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप में है, ऑफ द टाइप dy बटा में dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p क्या है देखिए, तो यहाँ पे y हटाकर जो बचा वो सब p है, p y हट जाएगा तो क्या बचेगा, -1/x, ये p हो जाएगा, एंड q क्या होगा, q जो सेकंड राइट साइड में है यानी 2x। पता ही आपको कि p और q अगर यहाँ x के रिस्पेक्ट में है तो p और q या तो कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो, तो x का ही फंक्शन है, अच्छी बात। नाउ अब आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है ई पी इंटू, अगर x के रिस्पेक्ट में था तो x के ही रिस्पेक्ट में करना होगा, तो ई इंटीग्रेशन का साइन, p क्या है आपका -1/x इंटू डी एक्स, ई माइनस बाहर आ जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, ई -1/x का क्या होता है log x, पता है कि माइनस को हटाना पड़ेगा, तो ई log x टू द पावर -1, क्योंकि n log m का होता है log m टू द पावर n। ई अब देखिए ऐसे कर दीजिए, ई log कैंसिल आउट हो गया यानी x के पावर -1 है, या ऐसे ही लिख दीजिए, एक बार बढ़ा दीजिए, माइनस के लिए उसको बटा में करना पड़ेगा, और ई log x का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है यानी 1/x होगा। यही आपका आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी यहाँ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अंतिम है, ये 9 एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है और यहाँ पे कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, फिर वही बात है, तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, और यहाँ से हम लोग बस इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए इस अध्याय से दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो बहुत शानदार रहा ये अध्याय, हम लोग पूरी तरह से इसको देखें। कहीं कोई परेशानी हो तो ज़रूर कहिए, कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिए कहीं परेशानी हो तो, ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कोई परेशानी हो तो बताइए। चलिए आपको यहाँ पे दिया है 1 - y² इंटू डी एक्स बटा में डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। चलिए इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है। एक ब्रैकेट में हिंट्स दिया है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस आपको एक समझने के लिए दिया है कि y का जो मान है -1 से 1 के बीच में है, ना 1 है ना -1 है, बल्कि उन दोनों के बीच में है, मतलब एक तरह से वो इंटरवल टाइप का दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डी एक्स बाई डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स जो भी हो उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए, अगर कुछ दिया तो उसको बटा में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा, मतलब बटा में कैसे भेजेंगे, उससे सब जगह डिवाइड कर दीजिए। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ डी एक्स बटा में डी वाई, यहाँ डिवाइड देंगे तो कटेगा नहीं, बट लिखना पड़ेगा y 1 - y² इंटू एक्स, यहाँ पर देंगे तो a बाई वाई 1 - y², यही ना होगा। चलिए सॉल्व तो करना नहीं है, यहाँ पे हमें लिखना होगा वही बात कि ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 1 - y², 1 - y² से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिए, मैंने भाग दिया तो x को साइड में क्यों कर दिया, क्योंकि पता है कि यहाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये फंक्शन y का होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी y का फंक्शन या कांस्टेंट होना चाहिए, और जो y वाला फंक्शन x के साथ होगा या कांस्टेंट जो x के साथ होगा वो हमारा p कहलाएगा, इसलिए p वाले को मैंने साइड रखा, यानी यहाँ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये किस टाइप में है, dx बाई
डी वाई प्लस वाई के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ फंक्शन वाई का होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए और यहाँ इसके साथ एक्स रहना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। इज इक्वल टू क्यू वेयर पी का मान क्या है बताइए, वाई बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर और क्यू क्या है, ए वाई बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब रहा आपको निकालने के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर का, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, ई इंटीग्रेशन का साइन, पी की जगह पी का मान क्या है, वाई बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी, सॉरी यहाँ पे वाई करना होगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में है, डी वाई। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे पता है, नीचे वाले को अगर हम टी मान लें तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो हमें मानना पड़ेगा ना, उसको दिखा देते हैं, ई वाई नीचे वाले को टी मानना पड़ेगा, जो हम लोग मानते हैं वो हम लोग साइड में यहाँ दिखा दिया करते हैं। यहाँ हम लोग लेट करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी, ठीक है, इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट। जैसे ही मानते हैं टी या सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने पढ़ा होगा, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा, टी का हो जाएगा डी टी बटा में डी वाई। यहाँ से डी वाई का अगर मान निकालना चाहें तो डी टी ये बटा में चला जाएगा -2y। कोई दिक्कत नहीं है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। देखिए y के जगह पे y 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टी, क्योंकि हमने टी मान लिया है, इंटू डी वाई के जगह पे डी वाई का वैल्यू डी टी बटा में -2y, डी टी बटा में -2y। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2 कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, यानी e -1/2 कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर 1/t इंटू डी टी, ठीक है। चलिए e -1/2 1/t का, जैसे 1/x का log x होता है, 1/2 का क्या होगा, 1/t का log t होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ज़रूर आपको आ सकता है परीक्षा में। तो आपको कैसे याद रखना है, मैं इसको टिक कर देता हूँ कि आप इस चीज़ को जरूर याद रखें, ठीक है। VBI हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आंसर याद कर लें, अगर क्वेश्चन यही रहे तो बनाने की जरूरत ना पड़े। n log m क्या होता है फॉर्मूला n log m का, कि log m के पावर n हो जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का अगर पावर माइनस में तो उस चीज़ को बटा में कर देते हैं, यानी ई लॉग ये हो जाएगा 1/t के पावर 1/2, ठीक है। और आपको ये पता है कि अगर पावर 1/2 हो तो इसका मतलब वो रूट होता है, यानी इस चीज़ को हम लिख देंगे ई लॉग 1/रूट में t। और ई लॉग x है तो आपको पता है फॉर्मूला कि ई लॉग x का केवल x होता है, यानी 1/√t होगा। और 1/√t तो 1 और रूट का रूट, और t किसको माने तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिख देंगे, यही निकालना था ना, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना था, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। ई लॉग एक्स बहुत जगह आया, ये फॉर्मूला आप एकदम याद कर लें। ई लॉग एक्स, ई लॉग के साथ जो रहेगा फंक्शन वही होगा उसका आंसर। कैसे आया था, मैंने पूरी तरह से आपको फॉर्मूला दिखाया था 9.6 के स्टार्टिंग वाले वीडियो में। 2 वीडियोस को बनाएगा ना, एक बनाया है 1 से 10 तक और एक बनाया गया 11 से 19 तक। तो 1 से 10 तक वाले में उसको डिस्कस किया गया, आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, फिर कुछ नया लेकर आएंगे। अभी 9.6 जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग शायद 13 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। 13 एक्सरसाइज में हम लोग जो एक्सरसाइज शेष रह गया उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।